वैद्युत चालन में जो पॉइंट पढ़ा था, उस वैद्युत चालन का जो पॉइंट था वो ये था कि ये बताओ, ये जो वैद्युत धारा है वो एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो आपने पढ़ा था कि जो वैद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ये अदिश राशि क्यों है, तो आपने कहा कि ये किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करता है ना, किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो इस सिद्धांत में किरचॉफ के अगर आप पहले नियम को देखोगे तो पहला जो नियम है ये नियम कहलाता है संधि का नियम, या फिर हम इसको पहला नियम भी बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? पहला नियम भी बोलते हैं और इसे संधि का नियम भी बोलते हैं। तो संधि का जो नियम है यही किरचॉफ का पहला नियम भी है। तो इसको दो सिद्धांतों से हम जान सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तब भी हमको वही डिफिनेशन बताना है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि किरचॉफ का संधि का नियम क्या है, तब भी हमें उसकी वही डेफिनेशन बताना है। तो किरचॉफ ने इस डेफिनेशन में कहा कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई हम वैद्युत परिपथ ले लें जिसमें धारा प्रवाहित होती है, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है, या मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग को अगर हम गणित की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में बोले तो उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि धाराएं चाहे जितनी ले लें और कोई संधि का मतलब होता है मिलान बिंदु। संधि का मतलब क्या होता है? भाई इन्होंने कहा कि ये संधि का नियम है। संधि का नियम मतलब यह है कि मान लो कोई एक वायर यहां से गया हुआ था और इसमें से धारा प्रवाहित होकर जा रही थी। हमने कोई दूसरा वायर इसमें ले लिया, कोई चालक पदार्थ है, इसमें जो धारा है वो बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पर हमने कोई दूसरा एक चालक पदार्थ ले लिया, उसमें से भी धारा बाहर निकल कर जा रही थी। और यहाँ पर हमने कोई चालक पदार्थ ले लिया, उसमें से भी धारा निकल कर जा रही थी। तो ये जितनी भी धाराएं हैं, इन धाराओं में अगर हम धाराओं को ये मान ले कि ये हमारी I1 धारा थी, इसको मान ले, देखो यहाँ पर ये पॉइंट दिखाया गया है कि जो धारा यहाँ से आ रही है या जितनी धारा हमें प्राप्त हो रही है इस संधि पर मिलती है, जहां पर सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो आपस में मिल रही हैं, इसको बोलेंगे संधि। जैसे आपने इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा, वहां पर दो राजा जब आपस में युद्ध करते थे, युद्ध की संभावनाएं जब ज्यादा प्रबल हो जाती थी और किसी एक राजा को लगता था कि वह युद्ध हार जाएगा, तो प्रबल और सशक्त वाले राजा के पास में एक संधि पत्र भेज देता था। उसमें वो दोनों आपस में मिल जाते थे, किन्हीं बातों का उन लोगों का आपस में संबंध ठीक हो जाता था, तो वो संधि आपस में कर लेते थे। तो ये जो संधि है, मान लो यहाँ से I1 धारा निकल कर जाती है, I1 धारा संधि की तरफ जाती है, तो यहाँ से इसको मान लिया कि ये I2 धारा है जो जहां पर संधि है वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। फिर यहाँ से जो दूसरी संधि है इसको हमने मान लिया कि ये आपका एक और चालक दिया गया था, इस पॉइंट को हमने I3 नाम दे दिया। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, इसको क्या बोलेंगे? ये I4 है, इसको क्या बोलेंगे? ये I5 है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो बिंदु दिए गए हैं, कुल मिलाकर वे जो राशियां हैं, कुल मिलाकर जो धाराएं दी गई हैं, वो धाराएं हमें 5 धाराएं दी गई हैं और ये सारी की सारी धाराएं किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। अब जब ये किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी तो हम ये मान लेंगे कि इन्होंने परिभाषा में क्या कहा कि कोई धारा, मान लो ये जो I2 धारा है वो बिंदु की तरफ आ रही थी, बिंदु O की तरफ, जहां पर सभी बिंदुओं का एक संधि पॉइंट बना हुआ था।
तो इसका मतलब है कि I1 जो धारा रहेगी, देखो ये भी संधि की तरफ जा रही है, और I2 जो धारा है वो भी कहाँ आ रही है, O बिंदु की तरफ आ रही है। तो I1 धारा में I2 धारा को हम ऐड कर देंगे। तो I1 और I2 जब आपस में ऐड होंगे तो इसमें से धाराएं O बिंदु से बाहर की तरफ निकल कर कौन जा रहा है, I3। तो इसमें से हम I3 को माइनस कर देंगे, और I4 भी संधि से बाहर की तरफ निकल कर जा रहा है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, और ये I5 भी निकल कर जा रहा है, इसको भी हम माइनस कर देंगे। I1 सोर्स से और I2 सोर्स से प्राप्त होने वाली जितनी भी धारा है या धारा की जितनी क्वांटिटी है, वो धारा की पूरी क्वांटिटी I3, I4, I5 में पॉइंट O से बाहर की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब इन सभी का अगर हम बीजगणितीय योग कर लें, अर्थात सिग्मा कर लें, तो सभी धाराओं का जो योग रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो वही परिभाषा में किरचॉफ ने कहा था कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ हो, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, तो ये संधि हो गई आपकी, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं मतलब मान लो कि I धारा समस्त धाराओं का कुल योग था, कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योग रहता है उसको वह 0 के बराबर होता है। किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है। और किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ का नियम किस नियम पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। अच्छा, आवेश का संरक्षण क्या है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आवेश के संरक्षण नियम है। और दूसरी चीज है किरचॉफ का ये जो नियम है पहला वाला, इसको धारा नियम भी बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं, धारा नियम। तो देखो इसको 3-4 नियम हो गए। एक तो किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, हमें वही डेफिनेशन बताना है। किरचॉफ का अगर संधि का नियम आता है तब भी हमें वही डेफिनेशन बताना है, और किरचॉफ का अगर धारा नियम आता है हमें तब भी वही डेफिनेशन बताना है। दूसरी चीज, अगर कभी एग्जाम में आपका पॉइंट पूछ लेता है कि किरचॉफ का जो धारा नियम है वह किस नियम पर आधारित है या किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये बात समझ में आई। उसके बाद में इनका दूसरा नियम आता है। कौन सा नियम आता है, दूसरा नियम आता है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम को पाश का नियम बोलते हैं। पाश मतलब एक वर्ड आपके पास में होता है ये वाला पास, जिसमें सरौता वाला सा बना होता है, लेकिन इस वाले पास की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पाश शलजम वाले शाह की बात कर रहे हैं। तो ये जो पाश है, जैसे आपको पता है अगर आप रामायण में जाओगे तो रामायण में जब राम और लक्ष्मण दोनों लोग मेघनाथ के समक्ष युद्ध कर रहे थे, तो मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण पर एक नाग पाश फेंका था। पाश का मतलब होता है बंधन होना। इस वाले पाश का मतलब क्या होता है, और ये हिंदी में आपके लिए यूजफुल है कि इस वाले ऊपर वाले पाश का मतलब नजदीक हो गया, और नीचे वाला जो पाश दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, बंधन होता है। तो उसने उनको बांध दिया था, मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को किसमें बांध दिया था, नाग पाश में बांध दिया था। तो नागों का जो पाश है, नागों का जो बंधन है वो नाग पाश कहलाता है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, उस दूसरा नियम को दूसरा नियम तो हम बोलेंगे कि
इसके अतिरिक्त इसको पाश का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास का नियम भी बोलते हैं। तो ये पास का नियम भी हो सकता है। पास के नियम में क्या परिभाषा दी इन्होंने परिभाषा दी कि किसी भी परिपथ के बंद पाश, कोई भी परिपथ हो, तो मान लो हम कोई एक शेल ले लें यहाँ पर, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर आप शेल बनाओगे फिजिक्स में तो एक पॉजिटिव का आयन लोगे और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही मिलकर एक शेल का निर्माण करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव दिया गया है, ये एक नेगेटिव दिया गया है, ये आपका एक शेल बन गया और शेल है तो इसका विद्युत वाहक बल होगा और ये इसका विद्युत वाहक बल होगा। और अगर विद्युत वाहक बल है तो इसकी डायरेक्शन, मतलब ये एक वेक्टर होता है, वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन आपको पता है ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो गया। फिर हमने इस शेल का एक प्रतिरोध मान लिया कि ये आपका एक कैपिटल आर है जो कि प्रतिरोध है। प्रतिरोध को क्या से सिंबलाइज करते हैं? कैपिटल आर से। फिर प्रतिरोध के बाद में पूरा का पूरा हम एक पाश बना देंगे। हाँ, क्या बना लेंगे? एक पाश बना लेंगे। फिर यहाँ मध्य में भी हमने एक शेल लगा लिया, ठीक है। और ये एक जब शेल लगाया तो इसका भी एक विद्युत वाहक बल था और इसकी जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी। कहां से कहां थी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी। और यहाँ पर भी हमने एक प्रतिरोध ले लिया। तो चूंकि ये आपका पहला शेल है तो ये पहले शेल का पहला प्रतिरोध है तो हमने R1 मान लिया। ये आपका दूसरा शेल है तो दूसरे शेल में ये दूसरा प्रतिरोध है तो हमने इसको R2 मान लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि इन दोनों प्रतिरोधों को किसी एक बाह्य प्रतिरोध जिसको हमने R3 नाम दिया के साथ संबंधित कर दिया और फिर इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में किसी वायर के द्वारा जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो धारा का रूल आप जानते हो, धारा कहां से कहां प्रवाहित होती है? प्लस से माइनस। तो मान लो कि जो R1 रेजिस्टेंस था पहला सेल, इस पहले वाले सेल में धारा जो प्रवाहित होगी वो I1 प्रवाहित होगी। धारा कौन सी प्रवाहित होगी? I1। यहां तक ये प्रवाहित होती आई। फिर आपने ये जो शेल दूसरा लगाया था इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 प्रवाहित होती है। और ये तीनों जब इस वाले बिंदु पर पहुंचेंगी, दोनों धाराएं जब इस वाले बिंदु पर पहुंचेंगी तो दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी। तो प्रतिरोध जो R3 है आपका, इस प्रतिरोध R3 में दोनों धाराओं का योग बहेगा, I1 प्लस I2 फ्लो होता चला जाएगा। फिर होगा क्या कि R3 से होते हुए धाराएं जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो R2 में I2 धारा प्रवाहित होकर चली जाएगी और जो R1 है R1 में I1 धारा प्रवाहित होकर चली जाएगी। ये बन गया एक पाश। ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद में इन्होंने परिभाषा में क्या कहा कि कोई भी परिपथ हो तो ये आपका एक परिपथ बन गया और इस परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, इसका जो प्रत्येक बंद पाश है, बंधन है जो बंधा हुआ है, इनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, इनके जितने भी खंड दिए गए हैं, जैसे पहला खंड जिसमें I1 धारा बहती है, इसका दूसरा खंड जिसमें I2 धारा बहती है और इसका एक तीसरा खंड है जिसमें I1 और I2 दोनों धाराओं का एक योग प्रवाहित होता है। तो इनके विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोध, देखो I1 जो है, I1 की संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है? R1। I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है? R2। तो I1 के संगत जो प्रतिरोध दिया गया है वह दिया गया है R1, है ना। और I2 के संगत जो प्रतिरोध दिया गया है वो कितना दिया गया है? R2 दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि इनमें प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराओं और इनके संगत जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो योग है, इस योग का जो बीजगणितीय योग होता है ना, गुणनफल और गुणनफलों का बीजगणितीय योग
उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों। तो इनमें लगने वाले जो विद्युत वाहक बल, जैसे इसमें पहला सेल है तो E1 विद्युत वाहक बल हो गया, ये दूसरा सेल है तो दूसरा विद्युत वाहक बल हो गया। तो विद्युत वाहक बलों मतलब E1 और E2 के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो हम ऐसा कर लें कि हम अगर मान लें कि धारा I प्रवाहित हो तो इनका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, R होगा, और इसके गुणनफल का बीज गणितीय योग पूरा हमने मान लिया I इंटू R दिया गया है। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा बीज गणितीय योग कैपिटल E के, ये इनका मूल फार्मूला निकलता है। सिग्मा IR इज इक्वल आपका कैपिटल E निकल कर आता है, जो इनका मूल फार्मूला होता है। तो इनमें ये जो दूसरा वाला नियम है, इस दूसरे वाले नियम को, जैसे पहले वाला नियम जो था वो आवेश के संरक्षण पर आधारित था, और दूसरा वाला जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के साथ साथ में इसको वोल्टता का भी नियम बोलते हैं। काहे का नियम बोलते हैं? वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। तो ये वोल्टता का भी नियम है। तो ये दोनों जो नियम हैं किरचॉफ के, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इन नियमों पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है।